स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिराइव करने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता क्या है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी एक गिवन पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लोगों ने लिया है वो हम लोगों ने कहाँ लिया है, एक्सियल पॉइंट पे, सॉरी एक्सियल लाइन पे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दो पॉइंट में कैलकुलेट करने वाले हैं, पहला एक्सियल लाइन में और सेकेंड इक्वेटोरियल लाइन में। तो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को डिराइव करेगा कब, जब एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सियल लाइन में प्लेस्ड है। क्लियर है? चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एक्सियल लाइन होता क्या है। इसको आप डायग्राम से समझिए। देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दो चार्जेस हैं और इन दो चार्जेस के सिस्टम को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला। अब इन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन देखिए, ये ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को बोलेंगे ना एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर आप इस एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे, हमने इसी एक्सिस को क्या किया, एक्सटेंड किया, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्लियर हो गया? अब हमने एक ऑब्जर्विंग पॉइंट एज्यूम किया। कहाँ एज्यूम किया हम लोगों ने? इसी एक्सियल लाइन पे, और इसको हम लोगों ने नाम दिया P। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, एक यूनिट चार्ज Q0 प्लेस करना पड़ेगा। तो यहां हम लोगों ने एक यूनिट टेस्ट चार्ज Q0 को प्लेस किया, Q0 को प्लेस किया। अब हमें यह देखना है कि इस सिस्टम की वजह से P में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, दो चार्जेस हैं तो एट ए टाइम हम एक चार्ज को एज्यूम करेंगे और उस चार्ज का इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को हम ऐड करेंगे, मतलब वेक्टर सम करेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू। सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नीट्यूड कितना है, फिर हम देखते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसको हम E1 से डिनोट करते हैं और हम क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, क्या होगा आपका फॉर्मूला क्या है, K Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो देखिए K Q क्या है, चार्ज क्या है, Q स्मॉल q अपॉन R, डिस्टेंस कितना है। अच्छा यहां ऐसा R मत लिखिए क्योंकि R हम लोगों ने पहले लेवल किया हुआ है, ये कैपिटल R से डिनोट कीजिए आप। ठीक है, अच्छा अब ये कैपिटल R क्या है, चार्ज से उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये देखिए ये माइनस क्यू है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, अच्छा इसको आप लेवल कर दीजिए O से। इन दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं AP स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं। अब आप देखिए ये AP है कितना, सिंस AP इज इक्वल्स टू, AP किसके इक्वल है, मैं बोल सकता हूं क्या AP को AO प्लस OP इज इक्वल्स टू AO प्लस OP। और इन दोनों का वैल्यू आपको पता है। देखिए AO कितना है, ये पूरा डाइपोल का जो लेंथ है वो कितना है, 2A है और ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा आपका A और ये भी क्या होगा आपका A। तो AO क्या हो गया A प्लस OP कितना है R, तो इसको हम लोगों ने R प्लस A, ये हो गया क्या, AP का डिस्टेंस, मतलब चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में आप इसको पुट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, K Q अपॉन AP क्या है R प्लस A, तो R प्लस A होल स्क्वायर। ये हमें, ये है E1, ये क्या मिल गया हमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब डायरेक्शन चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है
और ये यूनिट टेस्ट चार्ज क्या पोलैरिटी क्या होता है, मैंने बताया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, टूवर्ड्स माइनस क्यू। तो ये होगा आपका वेक्टर E1 का डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया और ये डायरेक्शन कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अगर आपको वेक्टर सम करना है तो आपको उनका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू, अब किसकी वजह से देखना है, सेकंड चार्ज क्या है, प्लस Q। पहले मैग्नीट्यूड्स देख लेते हैं, इसको E2 से हम लोगों ने डिनोट किया और फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन, अच्छा इस डिस्टेंस को आप R1 बोल दीजिए, इस डिस्टेंस को आप R2 बोलिए, R2 स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, Q कितना है, स्मॉल q ही है, अपॉन R, R2 क्या है देखिए, R2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड प्लस Q, मतलब BP, ये है डिस्टेंस, प्लस Q और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? तो इसको मैं BP स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। अब BP का वैल्यू क्या होगा देखिए, BP कितना होगा, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरे डिस्टेंस से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आई कैन राइट BP एज OP माइनस OB। अब OP कितना देखिए, लेवल किया हुआ है मैंने, OP क्या है, R, स्मॉल r, और OB कितना है, A। तो BP क्या मिल गया हमें, R माइनस A, BP मिल गया R माइनस A, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 विल बी KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। मार्क इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये है प्लस Q मतलब पॉजिटिव चार्ज, और P पे जो टेस्ट चार्ज है उसकी पोलैरिटी भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। तो ये किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स Q आएगा कि अवे फ्रॉम Q आएगा, अवे फ्रॉम Q। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ E2। अब आप बहुत क्लियरली इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि E1 और E2 दोनों का जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। तो अगर हम वेक्टर कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों के साथ तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है ना। तो जो E नेट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E नेट विल बी आइदर E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1, दोनों में से एक पहले आएगा और एक बाद में आएगा। अब E2 माइनस E1 करे कि E1 माइनस E2 करे, वो तो डिपेंड करता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। देखते हैं चलिए, ये E1 का मैग्नीट्यूड और ये E2 का मैग्नीट्यूड, बहुत केयरफुली देखिए। ये क्या है, KQ, यहां भी क्या है KQ, मतलब न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इससे हम अभी डिसाइड नहीं कर पाए। अब चलिए देखते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर क्या है, E1 का R प्लस A और E2 का क्या है, R माइनस A। तो देखिए R प्लस A बड़ा होगा कि R माइनस A, ऑब्वियसली R प्लस A। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी, छोटी होगी। मतलब E1 E2 से क्या है, स्मॉलर है। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सब्सट्रैक्ट E2 फ्रॉम E1। क्लियर हुआ? अच्छा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जल्दी से। E2 क्या है देख लीजिए, KQ अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर, और E1 क्या है, KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा, KQ कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, KQ, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, R प्लस A मल्टीप्लाई कर दीजिए,
आर माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस आर प्लस, अच्छा माइनस यहाँ, तो ये डिस्टेंस, अच्छा ये तो ये माइनस से है ना और ये प्लस से है, ये माइनस से होगा और ये प्लस होगा, तो ये हो गया प्लस और ये माइनस ए होल स्क्वायर। बड़ा जो है, बड़ा कौन सा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। क्लियर है? तो ये हो गया, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं, चलिए E net is equals to k q in bracket a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? माइनस, एक ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन, अच्छा देखिए डिनोमिनेटर क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्योंकि ये होल स्क्वायर है, देखिए दोनों में क्या है? होल स्क्वायर है, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट हम लोगों ने बंद कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। बहुत सारे टर्म एलिमिनेट होने वाले हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar प्लस 2ar, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखिए इसको मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैंने एक 2 लिया, इस a को लिया और इस q को लिया। ठीक है, ये मैंने अलग कर दिया, इनटू ये हो गया k। अच्छा k को पहले लिख देते हैं, k को पहले हम लिख ले रहे हैं, k इंटू k हो गया 2aq हो गया, और उसके बाद क्या बचा? 2 और ये r बचा। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2aq क्या है? प्रीवियस क्लास अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज डाइपोल मोमेंट। तो ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, k इंटू 2 इंटू पी इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। अब देखिए ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बट अच्छा इसका नेट, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या, किस तरफ होगा? ई नेट का डायरेक्शन कहाँ होगा? टुवर्ड्स E2 जो ग्रेटर वैल्यू है, तो ये होगा ई नेट, और अच्छा डायरेक्ट ये होगा आपका ई नेट। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन इसमें हम पुट करते हैं। वो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है? हम बात कर लेते हैं R और A में कंपैरिजन की। R क्या है? R इस डाइपोल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है। आप देख पा रहे होंगे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये इस डाइपोल का सेंटर है। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने R से डिनोट किया। और A क्या है? A है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ। एक तो डाइपोल कौन बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो उनके बीच के दो एटम कितना पास, कितने मतलब वो क्लोजली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वैसे ही नेग्लिजिबल, अब उसका भी हाफ। तो ए क्या है? बहुत छोटी वैल्यू है। लेकिन अगर हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हम एक क्या बोलते हैं वो कर रहे हैं आउटसाइड दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल हम एज्यूम कर रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डाइपोल वो बहुत ज्यादा होगा। किसी कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो हम क्या एज्यूम करते हैं? हम ये एज्यूम करते हैं कि आर क्या है? एज्यूम करना क्या है, ये होता ही है जनरल केस में, आर जो है वो ए से बहुत ग्रेटर है। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हम इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अच्छा के की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन क्या है के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू आर अपॉन ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? r टू द पावर 4 होगा।
क्योंकि ए क्या है, ए स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा है आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों ने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। और ये हो गया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर टू द पावर 4, तो ये एक आर कैंसिल हो गया और ये हुआ क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कहाँ, एक्सियल लाइन पे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया, कहा पॉइंट पी पे, और वो पॉइंट पी कहाँ प्लेस्ड था, कहाँ पोजीशन था, वो एक्सियल लाइन पे। ठीक है, अब पॉइंट पी कहाँ प्लेस होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब ये इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है, इसको समझ लेते पहले। इक्वेटोरियल लाइन किसी भी लाइन पे ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोला जाता है। क्लियर है? यहां देखिए, यहां कौन सी लाइन है, वो लाइन है जिसने -q और +q इन दो चार्जेस को ज्वाइन किया है। इस लाइन से जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ होगा वो लाइन होगा इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है? देखिए ये 90 डिग्री होगा पहला तो, और दूसरा क्या होगा, ये मिड पॉइंट, देखिए मिड पॉइंट से ये निकला है, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और मिड पॉइंट मतलब बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? अब हम इस लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं P, और इस P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो यहां भी हम सेम अप्रोच यूज करेंगे, दो चार्जेस से एट ए टाइम एक चार्ज को लेंगे, कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे को लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट दोनों का वेक्टर सम करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम -q को कंसीडर करते हैं, और -q की वजह से P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसे कैलकुलेट करते हैं। बट यहां एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक्सियल में हमने बहुत इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया था चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। यहां चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अच्छा ये P है, इसको आप लेवल कर लीजिए A और इसको आप लेवल कर लीजिए B। P A के बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और हमें ये भी पता है कि ये कितना है, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये कितना है, ये A है। मतलब ये PAO, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पता है, तो हम हाइपोटेनियस का वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, आर स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन ए टू पी और पी ए। सिमिलरली यहां भी देख लीजिए, आपको +q को भी कंसीडर करके जब कैलकुलेट करना होगा तब आपको इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, और आप देख लीजिए इन दोनों डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ये दोनों डिस्टेंस क्या सेम है, क्योंकि देखिए ये भी क्या होगा a, और जो परपेंडिकुलर ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। अगर परपेंडिकुलर और बेस कॉमन है, इक्वल है, तो हाइपोटेनियस भी क्या होगा, सेम होगा, ये भी होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन पार्ट। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू, किसकी वजह से, -q। अच्छा हम अभी बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E1, K Q अपॉन R, R को मैंने R1 बोला, R1 स्क्वायर। तो Q कितना है, स्मॉल q अपॉन R1 क्या है, AP, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये AP है कितना, देखिए AP कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये है इक्वेशन 1। ये हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q एट P। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +q, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 KQ अपॉन R2 स्क्वायर। Q कितना है, अगेन स्मॉल q अपॉन R2 कितना है, डिस्टेंस बिटवीन +q एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, तो ये क्या हो जाएगा PB
PB स्क्वायर। PB का वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए हम लोगों ने E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, और अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन का, क्योंकि करना क्या है हमें, वेक्टर सम, तो डायरेक्शन भी यहाँ इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। अच्छा, ये यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, क्यू नॉट क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ हॉच पॉच होने वाला डायग्राम, इसलिए जो अननेसेसरी फैक्ट्स है उनको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ। ये क्यू नॉट यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देखिए पहले देख लेते हैं कि E1 का डायरेक्शन क्या है। E1 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो माइनस क्यू की वजह से P पे जनरेट हो रहा है। तो ये माइनस क्यू, और यहाँ टेस्ट चार्ज का पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव। तो माइनस प्लस कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E1। क्लियर हो गया। अब देखिए हमको देखना है E2 का डायरेक्शन। E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q। तो ये है प्लस, और यूनिट टेस्ट चार्ज का पोलैरिटी भी प्लस 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 रिपल्सिव। तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स प्लस Q होगा कि अवे फ्रॉम प्लस Q होगा, ये होगा अवे फ्रॉम प्लस Q। ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E2। ठीक है। तो इसके पहले जो डेरिवेशन था उसमें क्लियरली दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे थे और दोनों सेम एक्सिस पे थे, तो वहां हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन यहां देखिए, यहां ये कैसे हैं, ये अलग अलग एक्सिस पे हैं। तो अलग अलग एक्सिस पे आप सिंपली उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वहां आपको वेक्टर एनालिसिस करना कंपलसरी हो जाता है। तो यहां हम सॉल्व करने वाले वेक्टर एनालिसिस से। क्लियर है। अब इसके वेक्टर सम को कैलकुलेट करने से पहले हम एक और चीज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये पॉइंट है P। हम एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहां मैंने इस एंगल को थीटा एज्यूम किया। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो वो है, क्या बोलते हैं, आपका AP का लेंथ है और जो BP का लेंथ है। ये ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल ABP कंसीडर करूं तो ये एक कैसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है ना, जिसमें दो साइड क्या है, इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल है तो इनके दो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और देखिए अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा होगा। और बाय कैलकुलेशन आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये दोनों एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये थीटा और ये भी क्या है, थीटा। और E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब हम इन दोनों का वेक्टर कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें। कौन सा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, जब वेक्टर एडिशन हम करते हैं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। या हम क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करके फिर फर्दर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां मैं सेकंड अप्रोच को यूज करूंगा। दोनों में से किसी अप्रोच को भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है वो। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। ये है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, ये आपको दिख रहा होगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ये है आपका E2 और ये थीटा एंगल सब्सटेंड किया हुआ है। और ये एक वेक्टर है E1 और इसने भी थीटा एंगल सब्सटेंड किया हुआ है। अब इन दोनों वेक्टर को मैं इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उसमें स्प्लिट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं E1 को। E1 तो E1 का दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम थीटा की तरफ अप्रोच करें तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो जब मैं थीटा की तरफ बढ़ा तो ये कौन सा कंपोनेंट है, E1H, E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और अगर मैं ये थीटा है, थीटा के अपोजिट अप्रोच करूं तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है,
वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो गया E1V। ठीक है, E1 का ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिमिलरली ये E2 है, अगर मैं ये E2 वेक्टर को थीटा की तरफ लेके आऊं तो ये कौन सा कंपोनेंट होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हो गया E2H, और अगर ये थीटा से दूर जाता है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? E2V। तो हम लोगों ने दोनों वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि E1H और E2H का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों वेक्टर के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये सेम डायरेक्शन पे है। ठीक है, वेयर एज E1 और E2 के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये दोनों ऑपोजिट है। अगर मैं नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूं, देखिए अगर मैं ये देखना चाहूं कि E नेट वर्टिकल कितना है, E नेट वर्टिकल कितना है, तो आप बोलोगे कि सर E नेट वर्टिकल कितना होगा? E2 वर्टिकल और E1 वर्टिकल दोनों क्या है? सेम एक्सिस पे है, वर्टिकल मतलब सेम एक्सिस, और इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये क्या करना है? माइनस करना है। तो आप बोलेंगे सर आप दोनों को माइनस कर दीजिए, E2 वर्टिकल माइनस E1 वर्टिकल, आप दोनों क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम माइनस करेंगे इन दोनों को तो देखिए E1 कहा गया, हाँ E1 और E2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? E2 वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉस थीटा यूज करते हैं कि साइन थीटा यूज करते हैं? साइन थीटा यूज करते हैं। तो E2 वर्टिकल को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? E2 साइन थीटा, क्योंकि एंगल कितना है? थीटा एंगल है, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं मैं? E1 साइन, फर्स्ट वेक्टर के लिए भी एंगल कितना है? थीटा। तो E नेट वर्टिकल क्या होगा? E2 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा। और आपको पता है कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो मैं कैसा लिख सकता हूं इसको? E2 साइन थीटा और E1 के मैग्नीट्यूड की जगह मैं E2 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो E2 साइन थीटा ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 इज 0। मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? सिर्फ उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम। हमें ये क्लियर हो गया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट थे उन्होंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर दिए? काउंटर बैलेंस कर लिए। तो मैं ये लिख सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ horizontal component of E1 and E2। तो E net is equals to E1 horizontal plus E2 horizontal। और horizontal component मतलब क्या होता है? E1, अच्छा अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। E1 horizontal मतलब cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। प्लस कर रहे क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन E1H और E2H का डायरेक्शन क्या? सेम। तो क्या करना? ऐड। और वर्टिकल में क्या है? ऑपोजिट, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? माइनस। क्लियर हुआ? और E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो मैं E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह में क्या लिख सकता हूं? E1 लिख सकता हूं, E1 cos थीटा। तो इसको मैंने बोल दिया 2E1 cos थीटा। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है E नेट, मैग्नीट्यूड ऑफ E नेट। तो 2E1 इंटू cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को एज्यूम कीजिए AOP। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? A, और हाइपोटेनियस क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करिए, A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हम लोगों ने cos थीटा का वैल्यू लिख लिया। तो 2 इंटू E1 कितना है? मैग्नीट्यूड K स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 2
ये ए और ये क्यू, 2AQ क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ P, K इंटू P अपॉन, ये देखिए ये पावर क्या है 1, और अंडर रूट मतलब पावर क्या होता है? पावर 1/2, तो 1 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 1/4πε0 मॉड ऑफ P अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। क्लियर है? किसकी वजह से? किसकी वजह से? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और कहा? इक्वेटोरियल लाइन पे। अब सेम हम एजम्पशन करेंगे, क्या एजम्पशन है? कि R जो है वो A से बहुत बड़ा है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो सिंस R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट R स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर, तो 1/4πε0 अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या होगा? ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये क्या होगा? R स्क्वायर इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल, तो E नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन r³। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, और इसके पहले हम लोगों ने किया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। अब मैं एक कंपैरिजन में करना चाहता हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए, कुछ चीजों को मैं रब करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए, अगर मैं ई नेट एट एक्सियल लाइन के बारे में बात करूंगा तो वो होगा 1/4πε0 2P अपॉन r³। और अगर मैं इक्वेटोरियल के बारे में बात करूंगा, तो वो होगा 1/4πε0 P अपॉन r³। यही है ना? इन दोनों को हम लोगों ने डिराइव किया। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका ट्वाइस है, दुगना है। ये देखिए, इसको मैं अगर हटा दिया, इक्वल हो गया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू दिस, और ये क्या है? ई नेट एट इक्वेटोरियल लाइन, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको, ई नेट एट एक्सियल लाइन इज ट्वाइस एज ई नेट एट इक्वेटोरियल लाइन। ये रिलेशनशिप है ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल के बीच का। ठीक है, तो ये हमारे दो डेरिवेशन कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से कितना टॉर्क, या इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना टॉर्क जनरेट होगा जब ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होंगे। थैंक यू।